हंगरी देश में एक 15 साल की लड़की अजीब तरीके से नाखूनों से दीवार को नोचा करती थी। उस दीवार पर एक तारीख फिक्स किया करती थी और उस स्पेनी भाषा में उस पर लिखा करती थी कि मैं इस तारीख को इस दुनिया से चली जाऊंगी। दोस्तों, यहाँ पर घर वाले बेटी को देखकर परेशान हो चुके थे। बेटी ने खाना पीना छोड़ दिया था और वो बिल्कुल सूख कर ऐसी हो गई थी कि उसके अंदर मांस कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल हड्डियों का कंकाल लगती है। हमेशा वो लड़की दीवार को ही घूरा करती थी और अपने समय का इंतजार कर रही थी। क्या उस लड़की को पहले से ही आभास हो चुका था कि वो इस दुनिया से जाएगी? जिस तारीख पर वो लिखती है उसी तारीख पर उस लड़की के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, यानी वो इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन उससे आगे जो होता है वो अखबार और मीडिया का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करता है और ये घटना पूरे विश्व में दूसरे दर्जे की घटना है। एक ऐसी घटना भारत में घटित हुई थी और दूसरी ऐसी घटना हंगरी में घटित हुई थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ये लड़की 15 साल की जिसकी मृत्यु होती है, जब ये लड़की मरकर जीवित होती है, इसके अंदर यहाँ पर स्पेन की महिला की आत्मा की दस्तक होती है। ये महिला यानी ये 15 साल की लड़की अपने देश की भाषा को भूल चुकी थी और स्पेनी भाषा बहुत बढ़िया तरीके से बोलती है और रोती है और बहुत कुछ करती है। लेकिन इससे भी आगे जो ये कुछ करती है उससे यहाँ पर जो हंगरी के लोग थे या इस लड़की के आसपास के जो लोग थे वो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये 40 साल की महिला बनकर रहने लगती है और इसे हर चीज का आभास हो जाता है। ये क्या मामला था? क्या कोई ऐसे मरकर जीवित हो गया? लेकिन जीवित तो हो गया। बहुत सारी घटनाएं मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं, लेकिन मरने के बाद, जीवित होने के बाद यहाँ पर कोई दूसरे देश की भाषा कैसे बोल सकता है? इसको क्या कहूं मैं? पुनर्जन्म कहूं या क्या कहूं? अगर वो मरकर जीवित हुई थी तो फिर दूसरे देश की भाषा जिससे उसके कोई ताल्लुकात नहीं थे तो फिर उसको कैसे बोल रही थी? बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं। दोस्तों, इसी तरह की घटना भारत में घटित हुई थी। भारत की घटना यहाँ पर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में बाकायदा तय होकर लिखी गई है, रखी गई है। आप उसे आज भी जाकर खंगाल सकते हैं। मेरे चैनल पर यह घटना आपको मिल भी सकती है, लेकिन दूसरी घटना और भी डरा देने वाली है। क्या आप इस रोचक सी घटना को सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हो एक ऐसी चीज को देखने के लिए या एक ऐसी चीज को सुनने के लिए जहां पर दो आत्माओं का एक शरीर पर राज होता है और दो आत्माएं एक शरीर से आगमन और गमन कैसे होता है, क्या सब कुछ होता है? सुनिए इस पूरी स्टोरी को, आपको झंझोर कर रख देगी। अब स्पेन वासियों से यानी हंगरी वासियों से तो हमने ये नहीं कहा होगा कि भैया आप ऐसा करो या आपके वहां पर ऐसा होगा। ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी में दो ऐसी प्रचलित घटनाएं हैं, जो एक भारत में घटित हुई थी और एक हंगरी जैसे मध्य यूरोपीय में स्थित जो देश है इसमें घटित हुई थी। सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तैयार होते हैं हम हंगरी देश में, जहां पर एक परिवार में 15 साल की एक सोफी नाम की लड़की रहती है। सोफी बचपन में बिल्कुल सही थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा इसका परिवार होता है, कोई भी परिवार में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सोफी हमेशा उदास और सभी से ज्यादा बात नहीं किया करती थी। परिवार को पता था कि हमारी बेटी ज्यादा बातें नहीं करती है। परिवार अपनी बेटी के रंग में रंगा हुआ था। धीरे धीरे सोफी जब 14वीं साल में चलती है तो सोफी अपने माँ बाप से अपनी भाषा में यानी हंगरी देश की भाषा में कहती है कि अब मैं जाऊंगी, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। माँ बाप कहते हैं कि क्या बात कर रही हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सोफी बार बार कहती है कि नहीं बाबा, मैं अब नहीं रहूंगी, मुझे यहाँ से जाना होगा। देखो, भारत की घटना नहीं है, ये दूसरे देश की घटना है। छोटा सा देश है हंगरी देश। अब यहाँ पर सोफी जिद लगाने लगती है। बाबा इसकी बातों पर इसका पिता ध्यान नहीं देता है। कोई बात नहीं, ऐसे ही कुछ बातें चल रही होंगी, लेकिन इससे आगे जो होता है वो सभी को हैरान कर देता है। एक दिन सोफी अपने बिस्तर पर सोई हुई थी, अलग कमरे में होती है। बाबा रात के वक्त पिता उठते हैं। उठने के बाद पिता को कमरे से कोई आवाज आ रही थी। आप महसूस कीजिए कौन सी आवाज थी।
लग रहा था कि दीवार को कोई रगड़ रहा है। पिता धीमे धीमे कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं जिस कमरे में उसकी 15 साल की बेटी सोई हुई थी। धीरे धीरे वो पिता उस कमरे की तरफ जब बढ़ते हैं और उस कमरे में जब झांक कर देखते हैं तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी बेटी दीवार पर अपने नाखून से लिख रही थी, मेरी मृत्यु नजदीक है, मुझे जाना होगा। किसे डर नहीं लगेगा? आपका बच्चा रात को 1 या 2:30 बजे उठकर दीवार पर नाखूनों से लिखे और आपके बच्चे के नाखून भी उखड़ जाएं तो आपको कैसा लगेगा? पिता ने खतरे को भांप लिया था। पिता ने कुछ लोगों की मदद ली, जो लोग भारत में भी कहा जाता है हर देश में होते हैं, लेकिन भारत को बदनाम करने की कोशिश लोग करते हैं। कुछ साधु संतों का सहारा लिया जाता है। सोफी का बहुत इलाज कराया जाता है, लेकिन दोस्तों सोफी हर रोज दीवार पर नाखून से लिखा करती थी। आप यकीन नहीं मानोगे, सोफी के नाखूनों में मतलब ब्लड आने लगा था, नाखून उछल चुके थे। और जब सोफी सुबह दिन के वक्त हुआ करती थी, घर वाले कहते हैं कि बेटा तुमने ये क्यों किया, तो सोफी साफ कह दिया करती थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो किया ही नहीं है, आप लोग झूठ बोल रहे हो। वो डरती हुई उठा करती थी और चिल्लाती थी कि माँ, मेरे कमरे की दीवार पर ये किसने लिखा है कि मैं फलाने दिन इस दुनिया से जाऊंगी। दोस्तों पिता ने तो सब कुछ आंखों से देखा था और पिता ने शुरू से देखा था। अब ये सब कुछ इस घर में आम हो गया था। माँ बाप की रातों की नींद उड़ चुकी थी। कैसे रहेंगे हम? सोफी ने खाना पीना कम कर दिया था क्योंकि वो उस दीवार की लिखावट से परेशान थी। हर रोज रात को उठकर वो यही काम किया करती थी। एग्जैक्ट टाइम भी बताती है, 2:42 पर 36 सेकंड पर वो अपनी मृत्यु का वक्त बताती है। दीवार पर लिखा हुआ था। दोस्तों माँ बाप चिंतित हो उठते हैं। घर में बहुत सारी चीजें कराई जाती हैं, सभी को बुलाया जाता है, सोफी को डॉक्टर को भी दिखाया जाता है, लेकिन ना ही तो कोई धर्मगुरु ना ही कोई डॉक्टर सोफी को ठीक नहीं कर पाता है। और सोफी से जब पूछा जाता है तो सोफी बार बार कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों करूंगी, मेरी गलती नहीं है, ये कोई और है, कोई और करके जा रहा है। जबकि पिता रात के वक्त आंखों से देखता है। अब पिता के पास कोई भी विकल्प नहीं रहता है। सोफी रात को दीवार को नोचने लग रही थी, दीवार को रगड़ रही थी। बहुत गुस्से में मोटी मोटी आंखें होती हैं। पिता डरते हुए कदमों के साथ अपनी पत्नी के साथ सोफी के पास पहुंचते हैं। जैसे ही सोफी के कंधे पर हाथ रखा जाता है, दोस्तों सोफी इतनी जोर से धाड़ मारती है, इतनी जोर से चीखती है कि माँ बाप जमीन पर गिर जाते हैं और सोफी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। माँ बाप जमीन से उठकर 15 साल की बेटी को बिस्तर पर लेटाते हैं। पड़ोसी भी जग जाते हैं। ऐसी मतलब मैं कैसे उस आवाज को बयां करूं आपके सामने, इतनी बुरी तरह से वो धाड़ती है। सोचकर देखिए तो जो सोफी होती है उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, बहुत अजीब सी लगने लगी थी, वजन कम होने लगा था, बहुत ही अजीब लगने लगी थी, मानो इसके अंदर कोई दूसरी आत्मा समाई हुई हो। तारीख नजदीक आती है। सब यतन जतन कर लिए थे। रात को ही डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर कमजोरी को इसकी वजह बताते हैं, कोई भी इस चीज की वजह नहीं निकाल पाता है। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि वो तारीख नजदीक आ रही थी। सभी को डर लग रहा था। रात के वक्त का इसने वक्त दिया था। आज तारीख नजदीक क्या, आज वो तारीख ही है। सोचिए आप क्या बीतेगी, हमारे बच्चे के साथ ऐसा होने लग जाए तो क्या बीतेगी। माँ बाप ने सेफ्टी के लिए बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। बेटी को हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वाले लेते नहीं हैं, कोई बीमारी नहीं है तो कैसे लेंगे। वहीं पर माँ बाप रहते हैं, वहीं पर सोफी रहती है। और दोस्तों सोफी करीबन 1 बजे उठकर दीवार को खरोचने लगती है, जो हॉस्पिटल की दीवार होती है। यहाँ पर सभी नजारा डॉक्टर का स्टाफ भी देखता है। सोफी दीवार को खोंचती है, रगड़ती जाती है, रगड़ती जाती है। हाथों से जो खून है वो टपकने लगता है। मोटी मोटी आंखें खोलती जाती है, बाल खुले हुए हैं और जल्दी जल्दी हाथ से दीवार पर करती जा रही है। दोस्तों करीबन 1 घंटे तक कई डॉक्टर, कई माँ बाप सोफी को उस दीवार से नहीं हटा पाते हैं।
यहाँ पर डॉक्टरों ने जो इंजेक्शन होते हैं सुलाने वाले या नशे के इंजेक्शन भी दे दिए थे, लेकिन सोफी नहीं गिरती है। जो समय उसने अपने घर की दीवार पर लिखा था और जो समय उसने हॉस्पिटल की दीवार पर लिखा था, उसी समय पर सोफी इस दुनिया से चली जाती है। जमीन पर धड़ाम से गिरती है। सोफी को बिस्तर पर लिटाया जाता है, उसकी नब्ज चेक की जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि माफ करना, आपकी बेटी नहीं बची है। दोस्तों, यहाँ पर माँ बाप उदास और मायूस हो जाते हैं कि हम चाहकर भी, हमें सब कुछ पता था लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए। बेटी हमें माफ करना। माँ बेटी को सीने से लगाती है। जो सुंदर दिखने वाली बेटी आज डरावनी सी लग रही थी। हॉस्पिटल से बेटी का अब यहाँ पर पोस्टमार्टम होना था। दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। यहाँ पर इसी सब में अब माँ बाप कहते हैं कि हम अपनी बच्ची के शरीर के साथ अब कोई खिलवाड़ नहीं कराना चाहते हैं। बिल्कुल डॉक्टरों के कागज में वो मृत पाई गई थी। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, हम जाने तो सही क्या हुआ, लेकिन डॉक्टर हैरान थे। किसी को क्या पता मेरा प्राण इस वक्त निकलेंगे, मैं इस वक्त इस दुनिया से जाऊंगी। बहुत बड़ी चमत्कार की घटना है। सुनेंगे तो रूह थर्रा जाएगी, घबराहट होने लगेगी। माँ बाप चाहते हैं कि बेटी के शरीर के साथ हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं और सोफी को घर ले जाया जाता है। दोस्तों, घर ले जाने के बाद सोफी के अंतिम क्रिया की तैयारी की जाती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और विचित्र करने वाली घटना की शुरुआत करती हूँ। सोफी जो बिल्कुल तैयार कर दी गई थी, हर जगह हर तरीके के रिवाज होते हैं, अलग अलग रिवाज होते हैं। जब सोफी तैयार होती है तो सोफी एकदम भूत की तरह उठकर बैठी हो जाती है। रिश्तेदार डरकर चीखकर दूर हट जाते हैं। दूर हटने के साथ सोफी बैठी हो जाती है और बैठी होने के साथ वहां से उठकर अपने कमरे में, उस कमरे का भी नहीं पता होता है, अपने माँ बाप के कमरे में जाकर बैठ जाती है। दरवाजे को अंदर से लगा लेती है। माँ बाप सोचते हैं कि बेटी जीवित तो है, एक चैन की सांस ली, लेकिन चिंता इतनी थी कि जब डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया तो जीवित कैसे हो सकती है। यहाँ पर अब तुरंत एक डॉक्टर को घर पर बुलाया जाता है। सोफी बार बार दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन वो सोफी दरवाजा नहीं खोलती है। उसे वो भाषा समझ में ही नहीं आ रही थी, मानो ऐसा लग रहा था। लेकिन तभी उसे एक पल के लिए क्या हुआ कि उसने दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे को खोलते ही डॉक्टर सोफी का चेकअप करते हैं। चेकअप करते ही कहते हैं कि ये तो बिल्कुल स्वस्थ है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। माँ बाप हैरान और परेशान, ऐसा कैसे हो सकता है, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। उनके पास कागज थे, कागज दिखाए जाते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि सब प्रभु की कृपा है। इसके बाद सोफी डॉक्टर से अपनी भाषा में शुक्रिया अदा करती है। यानी दोस्तों, वो स्पेन की भाषा बोल रही थी। डॉक्टर हैरान। डॉक्टर स्पेन की भाषा को जानते हैं। वो कहते हैं कि आपकी बेटी को स्पेनी भाषा भी आती है। यहाँ पर माँ बाप हिल जाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, हमारी बेटी को तो स्पेन की भाषा नहीं आती, और ये इसने आपसे क्या कहा, परिवार को भी नहीं आती थी। ये कहता है डॉक्टर कि आपकी बेटी स्पेन की भाषा में मुझे शुक्रिया अदा कर रही है। घर वाले हैरान। अब वो सोफी से बात करें तो सोफी स्पेन की भाषा में बात करती है। सब रिश्तेदार हैरान और परेशान। कोई कहता है कि इसके अंदर किसी की आत्मा है, कोई कहता है कि इस पर बुरा साया है, कोई कहता है कि इसके साथ तो भाई कुछ हुआ है, काला जादू किया है, किसी ने कुछ किया है इसके ऊपर। यही सब कुछ चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो सोफी होती है, स्पेन की अपने आप को अपनी भाषा में बताती है। वहां पर स्पेन की भाषा किसी को नहीं आती। अब एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ढूंढकर लाया जाता है। वो व्यक्ति सोफी के सामने बैठता है। सोफी अब उससे बात करती है, जो स्पेनी भाषा जानता है। दोस्तों, यहाँ पर हंगरी की रहने वाली सोफी स्पेनी भाषा बोल रही थी और अब वो एक और घटना का निर्माण करने वाली थी या घटना को बताने वाली थी। जब स्पेनी भाषा समझने वाला व्यक्ति वहां पर आता है, सोचिए, आप इस बात को दिमाग में सोचिए, कैसे हो सकता है ऐसा। 15 साल की लड़की पहले तो उस व्यक्ति को कहती है कि आप मुझे बच्ची कहकर मत बुलाइए, मैं 40 साल की महिला हूं और 4 मेरे बच्चे हैं, तो आप मुझे कुछ और तरीके से बुला सकते हैं, लेकिन आप मुझे बच्ची कहकर मत बुलाइए। अब शरीर तो बच्ची जैसा दिख रहा था, 15 साल की बच्ची ही थी सोफी जो होती है। यहाँ पर जब ये व्यक्ति बार बार इसे सोफी कहकर बुलाता है तो ये फिर दोबारा से टोकती है और कहती है कि मुझे आप सोफी कहकर क्यों बुला रहे हो, मेरा नाम यहाँ पर सेनोरी है, मुझे सेनोरी कहकर बुलाओ,
मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे पति जो स्पेन की राजधानी है उसमें काम करते हैं, यानी स्पेन की राजधानी मैड्रिड, जो राजधानी है मैड्रिड, उसमें मेरे पति काम करते हैं और मैं अच्छी खासी पैसे वाली हूं। मैं 40 साल की एक महिला हूं। सुनकर सभी के रूह थर्रा जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? स्पेन की भाषा कोई कैसे बोल सकता है जबकि वो खुद हंगरी का रहने वाला था? कभी भी कोई ऐसा सामने ही नहीं आया था। कोई आस पड़ोस में भी स्पेन की भाषा नहीं बोलता है। अब ये व्यक्ति पूरी बातों को इन सभी को बताता है हंगरी देश की भाषा में कि भाई ये तो स्पेन की यहाँ पर जो राजधानी है मैड्रिड, उसकी रहने वाली है, 4 बच्चों का नाम बता रही है और इसका नाम सेनोरी है। जब इसे सेनोरी नाम से बुलाते हैं तो भागकर ये कहती है कि हाँ। तो यहाँ पर सब हैरान, ये हुआ तो हुआ क्या? दोस्तों ये बताती है तो अब एक ऊंचे लेवल के स्तर पर इस चीज की खोज की जाती है। इस चीज की जब खोज की जाती है, खोज करने के बाद पहले तो ये बात ऐसे ही आई गई हो जाती है। अब इस लड़की से बात करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये अपने आप को 40 साल की 4 बच्चों की माँ, इसका पति भी है और ये एक बहुत मतलब कि अपने आप को दूसरे देश की बताती है। परिवार वाले बेटी को देख देख कर रोते हैं। खूब खाती है, खूब पीती है, घर में घूमती है, काम भी करती है, वो काम करती है। और यहाँ पर ये स्पेन का जो खाना होता है ना, हंगरी देश का खाना नहीं बनाती है। घर में खुद खाना बनाती है, सबको परोसती है, कहती है कि मुझे स्पेन जाना है। मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ कहाँ से आई हूँ मैं? बस यही ताबड़तोड़ इसके सवाल जवाब रहते हैं। दोस्तों जब ये खबर चारों तरफ फैलती है तो जो बहुत बड़े बड़े रिसर्च करता है इस खबर पर थोड़ी सी गौर फरमाते हैं। गौर फरमाने के बाद इस खबर पर जब गौर दी जाती है तो इस घटना को पूरी तरह से तहकीकात किया जाता है। कुछ लोग यहाँ पर जो हंगरी देश के जाने माने लोग होते हैं वो यहाँ पर स्पेन जाते हैं। स्पेन जाने के बाद यहाँ पर वो राजधानी मैड्रिड जाते हैं। मैड्रिड में जाकर इस चीज का पता लगाया जाता है। जो वो जगह निशान बताती है वहां पर जब वो लोग जाते हैं तो पता चलता है सच में ही 4 बच्चों की माँ इस दुनिया में नहीं रही है और उसके पति ने जो मैड्रिड में काम करता है राजधानी में, उसने दूसरी शादी भी कर ली है। यानी वो व्यक्ति मिल चुका था। उसकी पत्नी की एक हादसे में मृत्यु हो चुकी थी। अब वो व्यक्ति बताता है उसी तारीख को, जिस तारीख को यहाँ पर सोफी जो है उसके प्राण निकले थे रात को 2 बजे कुछ मिनट पर। उसी तारीख को वो बताता है कि मेरी पत्नी रात को मैं और मेरी पत्नी जा रहे थे, हमारा एक्सीडेंट होता है, मेरी पत्नी रोड पर ही खड़ी हुई थी और मतलब किसी तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट के कारण। सब हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर सोफी उर्फ जो सेनोरी होती है, ये सेनोरी बताती है कि मेरी मृत्यु एक एक्सीडेंट के कारण हुई है। लेकिन वहां पर पता चलता है कि इसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। यहाँ पर जब ये जाने माने लोग आकर सोफी से कहते हैं यानी सेनोरी से कहते हैं कि तुम्हारे पति ने तो दूसरी शादी कर ली है, तो सेनोरी टूट जाती है, रोने लगती है। 15 साल की लड़की फूट फूट कर रोती है। सोफी जो होती है, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, मेरे बच्चों को वो सौतेली माँ नहीं दे सकता। हर देश में सौतेली माँ होती हैं और उनका कहते हैं ना कि एक विवरण गलत रूप में ही होता है दोस्तों, क्योंकि एक महिला दूसरी महिला के बच्चों को बर्दाश्त नहीं करती है। वो ही जानवरों वाली मानसिकता है। यहाँ पर सोफी और सेनोरी अब एक नाम बनकर रह जाती है। अब वो जब तक वो जाने की जिद लगाती थी कि मैं मैड्रिड जाऊंगी, यानी मैं स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जाऊंगी, नहीं मुझे यहाँ पर नहीं रहना, बच्चों के पास जाना है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि पति ने दूसरी शादी कर ली तो उसके कदम रुक जाते हैं और वो यहीं पर रहने लगती है। इस परिवार की सेवा करने लगती है 15 साल की उम्र में ही। इस परिवार को खाने से लेकर पीने तक सब कुछ बना कर देती है और वो अपने अंदाज में, यानी अपने स्पेन के देश के अंदाज में वहीं का खाना बनाती है, वही खाना खुद खाती है। घर वाले बेटी को खोकर और इस बेटी के शरीर को पाकर खुश थे। कोई बात नहीं, आत्मा किसी और की है, शरीर तो हमारी बेटी का है। वो उसे 15 साल की लड़की की ही तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेनोरी जो होती है सबका पेट भरने में, घर के काम करने में बहुत सक्षम हो जाती है। साफ सफाई पसंद करने वाली महिला थी और यहाँ पर अब वो 15 साल के शरीर में है। दोस्तों इसके बाद वो बड़ी होती है, बड़ी होने के साथ साथ उसकी शादी होती है। यहाँ पर जो सोफी होती है पहले ही बता देती है कि मेरी 15 साल उम्र है, उससे ज्यादा मेरी उम्र नहीं है। लेकिन ये जो उम्र मिली थी ये इसे सेनोरी की उम्र मिली थी, इसके शरीर को
ऐसी घटना एक भारत में और एक यहाँ पर हंगरी देश में हुई थी। ये दो घटनाओं के ही प्रमाण मिलते हैं जो कि अमेरिका की रिसर्च यूनिवर्सिटी में, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पर लिखित रूप पर रखे हुए हैं। कुछ चित्र रखे हुए हैं, कुछ चीजें रखी हुई हैं जानकारी के तौर पर। आप उस घटना को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो भारत की घटना है वो भी कुछ इसी ही तरह है। तो दोस्तों, आप इस पर कितना यकीन करते हो मेरे प्यारे परिवार? ये घटना हमें सिखलाती है कि शरीर से प्राण निकलकर दूसरा शरीर भी धारण करते हैं। ये एक जीतता जाता सबूत है। पहले ऋषि मुनि जो हमारे हुआ करते थे ना, वो सत्य थे। वो अपने शरीर को छोड़कर रात को भ्रमण करने के लिए जाया करते थे ना। हमारा देश सबसे ज्यादा एडवांस था, पता है आपको? आज जो एआई का जमाना अब दोबारा से कली काल में चला है और विदेश से होकर भारत में आ रहा है, ये एआई का जमाना सबसे पहले इस भारत देश में ही था। इस भारत देश में ही बच्चे बिना माँ की कोख के, बिना माँ के गर्भ के पैदा किए जाते थे, जैसे कि पार्वती माँ ने किया था। हम उन्हें मंत्रों का जाप कहकर नाम दिया करते थे। आज यहाँ पर मशीनी उपकरण से इन कामों को किया जाता है। कितनी समानता लगती है आपको इन बातों पर? कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। गांधारी जो थी उसके 101 पुत्र थे। कहते हैं कि बेलों से उनके पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी, कचरों से, या कुछ इस तरह का इतिहास है। तो यहाँ पर क्या उस समय एआई का जमाना नहीं था? एक ऋषि मुनि होते हैं जिनके द्रोणाचार्य जो पैदा होते हैं, द्रोणाचार्य ही है शायद उनका नाम, जो घड़े से पैदा हुए थे। पता है आपको वो इतिहास? यहाँ पर द्रोणाचार्य यानी उनके जो पिता होते हैं, वो एक अप्सरा को देखकर देखने क्षण भर से ही उनकी काम वासना जाग जाती है, जिनसे उनका, मैं क्या कहूं, तो वो अपने उस, कहते हैं ना कि अपने स्पर्म को एक घड़े में रखते हैं और उस घड़े से बहुत सुंदर सा पुत्र पैदा होता है, जो आगे चल के महाभारत में भी अपना योगदान देता है और बहुत ही बड़ा गुरु बनता है पूरे आर्य परिवार का। क्यों नहीं थी हमारे देश में? हर चीज थी। विमान व्यवस्था हमारे देश में थी। मंत्रों के जाप से लोग हवा में क्यों नहीं चला करते थे? सब कुछ ले गए यहाँ से बटोर कर और हमने उफ तक भी ना की। हम उसे याद भी नहीं करते हैं। हमारे देश में मंत्रों का जाप, विमान व्यवस्था, हमारे देश में तारों की गिनती, ग्रहों के नाम तक हमारे देश ने धरे। शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, यहाँ पर शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, सबकी छानबीन तो करके आपके हाथों में सौंप दी और आपसे ये जीवन ही नहीं संभल रहा है। कैसे झुटला सकते हैं हम? उनके किए हुए काम को कैसे झुटला सकते हैं? कुंती के जो पुत्र थे वो सभी आपको पता है कैसे उत्पन्न हुए थे। आप सभी को पता है। आप नहीं झुटला सकते उन चीजों को, नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है। ये एआई अभी नहीं आई है, पहले ही थी और पहले से ही चली आ रही थी। लेकिन हमारे देश को खंडन करने में बाहरी आक्रामकताओं ने कसर नहीं छोड़ी है। टीस आती है मन के अंदर, मुगलों के ऊपर गुस्सा आता है। उन्होंने सब कुछ खंडन कर दिया, बचा कुचा अंग्रेजों ने लूट लिया। मुगल जो आए थे, जिनके देश में अभी तक पक्के मकान नहीं बने, वो यहाँ पर आकर इमारतें बना गए। और भैया कुछ बुद्धिजीवी लोग सोशल मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि अरे ये तो हमारे मुगलों ने बनाया है। क्यों भाई? मुगलों ने बनाया है? कहीं और से लेकर आए थे? कारीगर यहाँ के, पैसा यहाँ का। हाँ, तुमने वहसीपना फैलाकर अपना दबदबा बना लिया तो क्या सब चीजें तुम्हारी हो गई? मंदिरों को तोड़कर तुम लोगों ने मस्जिदें बनाई और आज तुम उन पर कुंडली मारकर बैठे हुए हो। क्या ये सही बात है? भाईचारा निभाते हो तो अच्छी तरह से भाईचारा निभाओ। जो तुमने लूटा है, खसोटा है, तुम कहीं बाहर के नहीं हो। 4 या 5 पीढ़ी जाकर पीछे देखो, तुम हमारा ही खून हो। तुम कहीं बाहर से नहीं आए हो। लेकिन नहीं बदल सकते। बातें चुभती हैं, बातें कटती हैं। अरे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बगल में लाल रंग का वो क्या होता है, उसे चबाते रहते हैं और चारों जगह थूकते रहते हैं। लाल रंग की वो सुपारी होती है, मुझे तो पता भी नहीं है वो क्या है। आप आगरे की तरफ चले जाओ, मैं जाती रहती हूँ, उधर भी जाती रहती हूँ। कोई गमला भी नहीं छोड़ सकते ये लोग। गमला जो होता है ना,
भारत देश की स्थिति कैसी है, आगरे में आप जाकर चले जाओ, आपको एक अलग ही अनुभव सा होगा, अलग सा ही आपको ऐसा लगेगा कि हम कहां पर आ गए। मैं एक आवाज उठा रही हूँ एक चीज के प्रति, आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, कोई भी कोना आपको खाली नहीं मिलेगा, बिल्कुल थूक थूक कर उसको भर रखा होगा। और वो लाल रंग का क्या होता है पता नहीं मुझे, तो उसे खा खा कर डस्टबिन, कोई बेचारा उसे उठाएगा, और पुरुष नहीं महिलाएं भी पीछे नहीं है, वो भी खाती हैं। हमने आगरे के हॉस्पिटल में देखा, हॉस्पिटल की जो खिड़की है उस खिड़की से ऐसे ऐसे रोड बाहर निकालकर होठ और पिचदैसी ने वहां पर थूक दिया। कितनी गंदी बात है ना ये, मतलब अजीब सी स्मेल आती है, बहुत अजीब लगता है कि कैसे उस चीज को लोग खाते हैं। और वो मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि दांतों पर क्या लगा हुआ है, बहुत गलत बात है। ये चीजें खानी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती, और आप लोग चारों तरफ गंदगी फैलाते हो, ये भी बहुत बुरी चीज है। अब आप कहोगे कि फिर आप ऐसी बातें करती हो, गंदगी नहीं होती है, किसी के थूक को अब हमें पड़ा हुआ दिख रहा है, भाई यहाँ पर थूक पड़ा हुआ है, कितना अजीब लगेगा ना, वहां पर बैठने का भी मन नहीं करेगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, उधर साइड जाना पड़ता है तो बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है। क्या क्या लोग करते हैं समझ में नहीं आता। आगरे को तो मैं आपको सही बताऊं, वहां पर तो भाई थूकना बहुत ज्यादा है, मतलब लोगों की ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। ये चीजें मैंने महसूस की तो आप लोगों को बताया, और उसमें से स्मेल बहुत बुरी आती है। अच्छा, गमले जो सरकार ने लगा रखे हैं ना, वो गमले पेड़ों के लिए नहीं है, लोगों के लिए थूकने के लिए है। अब फिर बोलेंगे कि मुझे हंसी आएगी इस बात पर, यार आप खा रहे हो, आपके मुंह में ऐसी चीज चल रही है तो आप अपने साथ पन्नी लेकर घूमो ना, पूरे दिन का उसी में स्टोर करो और फेंको। बहुत बहुत अजीब लगता है, लेकिन क्या कह सकते हैं। तो ये घटना आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। बहुत अच्छी स्टोरी है, सीखदायक है, और क्या कहोगे इसके बारे में अपनी राय जरूर लिखकर भेजना, जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, आज माफ करना आप लोगों के नाम नहीं ले पाई हूँ। मेरे प्यारे से परिवार, आप समझते हो मुझे, बहुत बखूबी समझते हो, और मेरा परिवार मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझता है। थैंक यू प्यारे परिवार, थैंक यू मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माएँ बहुत प्यारी हैं, मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा परिवार है हमारा, सुंदर सा परिवार, प्यारा सा परिवार। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, भक्ति भाव, पूजा पाठ, ज्ञान ध्यान की बातें मेरे परिवार पर रहती हैं, कभी भी उल्टे विचार उनके मन में नहीं आते हैं। मैं कितनी प्रसन्न होती हूँ पता है आप लोगों को पाकर, आप लोग इतने अच्छे हैं, आपका मन इतना साफ है, आपका दिल इतना साफ है, और मैं यहाँ बैठे ही कैसे कह सकती हूँ, झांक कर देखो, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसका दिल गंदा हो या मैला हो। मेरे पूरे परिवार का दिल बहुत साफ है, बहुत प्यारा परिवार है मेरा, हमेशा हमेशा दूसरों की भलाई सोचता है पूरा परिवार। और ये मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रही हूँ, सच बता रही हूँ सबके बारे में। जितना भी बड़ा परिवार है ना, वही लोग यहाँ पर आ सकते हैं, कहते हैं ना मंदिर वही लोग आ सकते हैं जिनकी आस्था है। अब मेरी आस्था ना हो तो मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे वो चीजें बोरिंग लगेंगी ना, तो ये बात समझने योग्य है। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों को इस घटना को बताकर। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ और आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय